जय हिंद बच्चों। आप सभी का स्वागत है राय एकेडमी पर। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्या क्या कर लिया था। हमने कर लिया था महलवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, और कैसे कैसे ये भू राजस्व प्रणाली भारत में आई है, कौन कौन से एरिया कवर हुए हैं, कितने परसेंट इन सभी एरियाज को कवर किया गया है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। उसमें आने वाली सारी समस्याएं हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि यूरोप में भारत की जो फसलें हैं वो किस तरीके से पॉपुलर हुई। क्या ये अभी से इतनी पॉपुलर थी या ये पहले से इतनी पॉपुलर थी। ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जो है यूरोप के लिए फसलें। तो बेटा देखो, जैसे कि आप जानते हो कि अंग्रेज ने ये भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान करते थे बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से भी फसलें पैदा की जा सकती थी। और अगर हम बात करें कि 13वीं शताब्दी की, यानी कि अगर हम आज से बहुत सालों पहले की बात कर रहे हैं, सल्तनत के टाइम पीरियड की जब हम बात कर रहे हैं, तो भारत से बहुत ज़्यादा जो है नील व्यापार किया जाता था। भारत की जो व्यापारी स्थिति है वो आज से नहीं, बहुत पहले से ही है। तो कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा तो था जो हमारे अंग्रेज़ हैं कि भारत में जो एग्रीकल्चर है या जो खेती है वो बहुत अच्छी की जा सकती है और कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप किया जा सकता है। यानी कि अब यहाँ से एक नई चीज़ शुरू होने जा रही है। वो क्या है? कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप, यानी एग्रीकल्चर यानी कृषि का वाणिज्यीकरण। आखिर ये सारी चीज़ें क्या थी और कैसे ये सब अंग्रेज़ों को सूझी, कब से ये शुरू हुई, ये अब हम पढ़ेंगे। तो 18th सेंचुरी के आखिर तक कंपनी ने अफ़ीम और नील की खेती पर पूरा जोर दे दिया था। इससे बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज़ों के विभिन्न भागों में अलग अलग फसलों के लिए किसानों को मजबूर किया। अभी तक हमने इतनी सारी प्रणालियों के बारे में पढ़ा, हमने रैयतवारी, महलवारी, सभी प्रणालियों के बारे में पढ़ा, लेकिन हमने सिर्फ यही जाना है कि कहीं ना कहीं जितने भी हमारे फार्मर्स थे, जितने हमारे किसान थे, उन सब की भलाई के लिए ये चीज़ थी ही नहीं। उन सब का हमेशा से ही शोषण, यानी कि शोषण किया गया है, उनको परेशान किया गया है। तो अब क्या है, अब जो विभिन्न क्षेत्र हैं भारत के, वहाँ पर भी जैसे कि देखिए कौन कौन से क्षेत्र दे रखे हैं हमें दे रखा है यहाँ पर बंगाल, असम, पंजाब, ये सारे विभिन्न क्षेत्र दे रखे हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की खेती के लिए उनको मजबूर किया गया था। यहाँ पर भी अंग्रेज़ों को मजबूर किया गया था। तो चलिए आप कॉपी उठाइए और लिखना शुरू करिए कि कहाँ पर किन किन चीज़ों की खेती की जा सकती है। अगर मैं बात करूं क्लास 8th के बच्चों के लिए, तो बच्चों ये मैप के लिए आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले बच्चे, यानी कि CGL वाले बच्चे हो गए, हमारे DSSB वाले बच्चे हो गए, TGT वाले बच्चे हो गए, CTET वाले बच्चे हो गए, तो उनके लिए ये जो क्वेश्चन है ये मैचिंग में आ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आप अपनी अपनी कॉपी पेन उठाइए और लिखिए बंगाल में किस चीज़ का इस्तेमाल, किस चीज़ के लिए मजबूर किया? पटसन के लिए। पटसन क्या होता है? जूट। जो जूट की खेती होती है जिससे बोरी वगैरह सिली जाती है, वो हमारा कहाँ पे मजबूर किया गया उन किसानों को? बंगाल में। दूसरा लिखिए असम में चाय। असम में चाय की खेती जो आज हम देख रहे हैं इतनी ज़्यादा अच्छे लेवल पे की जा रही है, ये कहीं ना कहीं एक मजबूरी से ही शुरू की गई थी। संयुक्त प्रांत, यानी कि वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश है। संयुक्त प्रांत इसको क्यों बोला? क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत सारे प्रांतों को लेकर के आज भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो हमारी सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। ये जब मैं आपको अभी कुछ दिनों में सिविक्स शुरू करवाऊँगी तब मैं बताऊँगी। तो संयुक्त प्रांत जो कि इस समय पे हमारा उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर जो गन्ने की खेती है उसके लिए। अगला लिखिए पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब के क्षेत्र में कपास और मद्रास में चावल। ये सारी हमारी कुछ फसलें थी जिनके लिए मजबूर किया गया था वहाँ के किसानों को उगाने के लिए। और कहीं ना कहीं ये एक नई दिशा थी किस चीज़ की? कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप के लिए, यानी कृषि के वाणिज्यीकरण के लिए एक नई दिशा हमें देखने को मिल रही थी। पर आखिर क्यों?
आखिर ये कैसे किया गया और जो अंग्रेज़ थे उनको क्यों हमारी ज़रूरत थी हमारी खेती की, हमारी फसलों की। तो यहाँ देखिए बेटा, आप लोगों को एक पिक्चर दी हुई है। देखो, दो बहुत ही सुंदर सुंदर पिक्चर दी हुई है, जिसमें एक हमारे भारत की कलमकारी है और दूसरी ये विदेश की एक आकृति वाली पिक्चर है। तो आखिर ये है क्या और ये किससे किससे संबंधित है, ये भारत से किस प्रकार संबंधित है, चलिए देखते हैं इस पिक्चर की वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पढ़ के। ये जो हमें पिक्चर दी हुई है, पहली पिक्चर है कलमकारी छापे की, ये 20वीं सदी में भारत की है। और दूसरी जो चित्र 6 दिया हुआ है, ये मॉरिसस कॉटन छापा है, कहाँ पे, 19th सेंचुरी के उत्तरार्ध के टाइम पे, यानी कि 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड पर इंग्लैंड की। ये दोनों छापे उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के जो बुनकर थे वो कलमकारी के छापे करते थे। अच्छा, आज आप सभी का होमवर्क है कि कलमकारी के बारे में आप और भी जानकारी निकालेंगे, और अगर नहीं निकाल पाएंगे तो मुझे कमेंट में बताएंगे कि मैम हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जितने भी बच्चे हैं इसके बारे में ढूंढ कर कमेंट में भी लिखेंगे। और उसके बाद आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज अगर चाहिए होगी तो मैं कमेंट के माध्यम से आपको कलमकारी के बारे में और बताऊंगी। चलिए, दूसरा हमें क्या दे रखा है, दूसरा हमें दे रखा है ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिसन द्वारा बनाया गया फूल का छापा। इन दोनों छापों की समान बात क्या थी कि ये गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता था यहाँ पर, और आम तौर पर इसे नील कहा जाता था, नील के उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये रंग कहाँ से आया, कैसे आया, और इस रंग की क्या क्या फ़ायदे थे। असलियत में ये रंग इतना चमकदार था कि लोगों की जो नज़र थी इस रंग से नहीं हटती थी। और उस टाइम पे जैसे अभी के टाइम पे ट्रेंड आता है, वैसे उस टाइम पे ये एक ट्रेंडी कपड़ा था, बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा इसको देखते थे, इससे आकर्षित होते थे और लोग पहनना इसको पसंद करते थे।